नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है सुधांशु त्रिवेदी एक महान व्यक्ति। तो भाइयों और बहनों, मैं काफ़ी वर्षों से सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में सुन रहा था। मैं उनके विचारों और उनके व्याख्यानों को भी सुन रहा था। जब वो एक प्रवक्ता के रूप में टीवी चैनलों पर बोलते थे तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत ही सिस्टम तरीके से छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों की बखिया उधेड़ देते थे। भारत में जो आप पिछले 70 सालों से जो लूट मार चल रही थी उसका भी बहुत ही सिस्टम तरीके से पर्दाफाश कर रहे थे। इस तरह से मित्रों और बंधुओं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है सुधांशु त्रिवेदी एक महान व्यक्ति। सुधांशु त्रिवेदी जैसा व्यक्ति मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। उनकी बातें, उनके विचार, भाषण और व्याख्यान बहुत ही श्रेष्ठतम, महानतम और प्रेरणादायक होते हैं। उनके व्याख्यान हमेशा ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। वो कई बार ऐसे विचार सबके सामने रखते हैं जिसे सुनकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार उन्होंने बताया था कि कार्ल मार्क्स ने एक समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि हिंदू जाति अपने आप को जितनी भी महान समझे मगर हाथी और बंदर की पूजा करने वाले इसी योग्य हैं कि उनके ऊपर राज किया जाए। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा था कि कार्ल मार्क्स ने ना तो कभी संस्कृत पढ़ी थी, ना ही वह कभी भारत आया था। बिना संस्कृत पढ़े ही और बिना भारत के बारे में ना जानने के बाद भी मार्क्स ने अपना लेख लिखा था। इस तरह हम यह देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वह लेख बहुत ही हड़बड़ी में लिखा था और बिना कुछ सोचे समझे लिखा था। इसी तरह से उन्होंने एक बार जातिवाद के बारे में कहा था कि बहुत से लोग, बहुत से फूहड़ मार्क्सवादी ये कहते हैं कि भारत में प्राचीन काल में, मध्यकाल में बहुत विनाशकारी जातिवाद था और आधुनिक काल में भी बहुत ही घटिया जातिवाद है। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि सत्यवती किस जाति की थी, वह जाति आज किस कैटेगरी में आती है। सत्यवती के पुत्र थे वेद व्यास, जिनकी प्रतिष्ठा आज ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है। जब वो जीवित थे तब भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी किसी भी ब्राह्मण की तुलना में। सत्यवती मछुआरिन थी। उनके पुत्र थे वेद व्यास, जिन्होंने गीता लिखी थी और भी अन्य रचनाएं लिखी थी। आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले कोई व्यक्ति इतना श्रेष्ठतम, आदरणीय, सम्माननीय, महानतम और पूजनीय हो सकता है कि सिर्फ कुछ पुस्तक लिखने से, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तब इसका मतलब यह है कि किसी भी जाति का व्यक्ति उच्चतम और महानतम स्तर पर जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो।
आज के आधुनिक काल में जबकि प्रगतिशीलता और आध्यात्मिकता एक नए रूप में सामने आ रही है, आज के युग में भी जातिवाद को समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी समझा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत अधिक जातिवाद है और वह जातिवाद बहुत ही विनाशकारी स्वरूप में है। सुधांशु त्रिवेदी ने एकलव्य के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग एकलव्य के बारे में ये कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। महाभारत काल में दलितों से कितना जघन्य अत्याचार होता था। महाभारत काल में दलितों पर कितना जघन्य अत्याचार होता था, पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने एकलव्य के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी। एकलव्य मगध नरेश का मुख्य सेनापति था। कोई सेनापति दलित कैसे हो सकता है? इसका अर्थ स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जातिवाद नहीं था। मध्य युग में पराधीनता के काल में जातिवाद बहुत ही खतरनाक अवस्था में पहुंच गया था, पर जैसे ही स्वतंत्रता मिली वैसे ही जातिवाद के बंधन ढीले पड़ने लगे। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि जातिवाद का मूल कारण पराधीनता और अज्ञानता थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने महानतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में जातिवाद को वेद विरुद्ध आचरण सिद्ध किया था। वैदिक साहित्य में जन्मना जातिवाद का कोई महत्व नहीं है। वेदों में सबके कल्याण की बात कही गई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने फूहड़ मार्क्सवाद के बारे में भी कई बार बहुत ही दिलचस्प बात बताई है। एक बार उन्होंने भारत के मार्क्सवादियों के बारे में बहुत ही उपयोगी बात कही थी कि पहले जितने भी कम्युनिस्ट देश थे वहाँ पर तोप लगाकर मस्जिदों को उड़ाया गया था, और जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बैन है। मतलब यह है कि मुस्लिम देशों में कम्युनिस्ट पार्टी काम भी नहीं कर सकती है, पर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी में और मुस्लिम लीग में बहुत ही मधुर संबंध है। भारत के कम्युनिस्ट बहुत बार सत्ता के लोभ में बहुत ही खतरनाक निर्णय लेते हैं, और भारत सरकार ने अभी तक उन खतरनाक निर्णयों को समाप्त नहीं किया है। केरल की इस खतरनाक स्थिति के बारे में जब केरला स्टोरी नामक फिल्म आई थी तो केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने और अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने उसका बहुत ही विरोध किया था, क्योंकि वर्तमान केरल सरकार के लगभग सभी विधायक, सभी सांसद, सभी मंत्री और अन्य नेता न केवल भ्रष्ट हैं बल्कि परम भ्रष्ट हैं। वर्तमान केरल सरकार के नेता पैसों के लिए देश को भी बेच सकते हैं। इन लोगों के लिए देश का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। इन पार्टियों का संपूर्ण अस्तित्व भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। केरल में कई तरह के जिहाद चल रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में भी बहुत तरह के जिहाद चल रहे हैं। इन जिहादों में सबसे खतरनाक जिहाद लव जिहाद है। इस जिहाद को रोकने में वहाँ की सरकार पूर्ण रूप से असफल हो गई है, बल्कि वहाँ की सरकार इस जिहाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा भड़का रही है। भारत की छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हमारे देश के लिए बहुत ही विनाशकारी हैं। 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद भी ये पार्टियाँ बहुत ही खतरनाक तरीके से जातिवाद को भड़काने का बहुत ही घृणित प्रयास कर रही हैं। विकास, साक्षरता और जागरूकता से हम हर तरह की समस्या से लड़ सकते हैं और हर तरह की समस्या पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।